अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल चीमा और हम ह्यूमंस विद पर्पस की 5th एपिसोड के साथ फिर से हाजिर हैं आपके आगे। इस पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि हम ऐसे लोगों को लेकर आएँ जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाया है, जो इस दुनिया में आए हैं तो वो एक मार्क छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम ढूँढ ढूँढ के इकट्ठा करते हैं, आपसे मिलवाने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या चलता है उनके दिमाग में। क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस को बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं और डिफरेंट तरीके से नापते हैं। तो ये पर्पज़ है ह्यूमंस इस पॉडकास्ट का। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने एक ऐसे मौजू पे अवेयरनेस अ, से पहले काम शुरू किया और फिर उसकी ट्रीटमेंट की, जो कि बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में पता है जिसके बारे में, और ये है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चा पैदा होता है, वो जब पैदा होता है तभी उसका लिप जो है वो क्लेफ्ट की वजह से बिल्कुल एक डिसफॉर्मिटी होती है उसके पूरे फेस में, उस क्लेफ्ट लिप की वजह से। और वो उसके दांतों में और फिर काफ़ी दफ़ा उसके पैलेट में भी जाता है। और आप यकीन करेंगे कि मुझे ख़ुद भी इसके बारे में नहीं पता था, और जब मुझे पहली दफ़ा पता चला तो मेरे सामने एक स्टोरी ऐसी आई जिसमें मुझे पता चला कि एक वालिद था जिसके बच्चे को ये क्लेफ्ट लिप था, और वो बच्चा दूध नहीं पी सकता था। तो वो वालिद इतना दिल बर्दाश्ता हो गया कि वो अपने बच्चे को रिवर में, दरिया में फेंकने लगा। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इतना ज़्यादा टच किया। इज़ लाइक कि ये कैसे हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में इतने साल एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे पता ही नहीं, जो कि ये जो बच्चे हैं, फिर मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा इसके बारे में जब स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि ये जो बच्चे होते हैं, ये पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये घर में रह जाते हैं, लोग इनको डीमन कहते हैं, जिन कहते हैं, शैतान कहते हैं। अम, इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुज़रना पड़ता है, उनके पेरेंट्स उनको सामने नहीं लेकर आते। ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पैदा होते हैं तो 2-2 साल तक उनकी माँ उनको किसी को दिखाती ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी डिफ़ॉर्मिटी होती है उनके फेस के ऊपर। ना वो बात कर सकते हैं सही तरह से, ना वो सही तरह से स्वॉलो कर सकते हैं, ना वो सही तरह से खा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी, वेरी प्रेसिंग इश्यू। और फिर मुझे ये सुन के और देख के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक्चुअली एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इस चीज़ को ट्रीट करता है। बाय द वे, इसकी ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है कि बस आप एक ऑपरेशन कर दें और वो ट्रीट हो जाए। इसकी ट्रीटमेंट को 18 साल लगते हैं। जब वो बच्चा पैदा होता है तब से उसकी पूरी एक पहले सर्जरी होती है, फिर उसकी ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट होती है, ईएनटी ट्रीटमेंट होती है, उसकी थेरेपी होती है, उसकी स्पीच थेरेपी, तो बहुत कुछ होता है। और फिर 18 साल तक वो एक प्रोसेस रहता है, और ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो कि जिससे ये बच्चे पूरे गुज़र के और फिर उस एक स्टिग्मा से बाहर निकलते हैं। तो पाकिस्तान में एक ऐसा अस्पताल है, क्लिफ्ट लैब पाकिस्तान हॉस्पिटल, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इन बच्चों की प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करता है। और ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि ये अस्पताल गुजरात में है। और जिन साहब ने इस अस्पताल को स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट की हुई है इसी कॉज़ के लिए, और वो दिन रात बहुत ही पैशनेट तरीके से बस इसी कॉज़ पे काम करते हैं। वो पाकिस्तान क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, और वो इस अस्पताल के भी चेयरमैन हैं, और वो फाउंडर भी इस अस्पताल के हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर एजाज़ बशीर साहब से। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, मैं आपसे आपके बारे में भी पूछूंगी बहुत। हम आपकी ज़िंदगी को भी डिस्कस करेंगे, आपकी इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी भी डिस्कस करेंगे, मगर मुझे थोड़ा सा ज़रा ये क्लेफ्ट लिप के बारे में पहले थोड़ा सा बता दीजिए कि ये थोड़ा सा तो मैंने अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताया कि क्या होता है, मगर थोड़ा सा आप भी बता दीजिए कि ये क्या होता है, और ये इसका क्या रेपरकशंस क्या होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटा हुआ तालू और होंठ ये एक पैदाइशी डिफेक्ट है, आप ये कह लें, क्योंकि जब बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट में तो उस वक़्त ये होंठ जुड़ने से रह जाते हैं। इसमें बाज़ का तो होंठ खाली कटा होता है, बाज़ का तालू कटा होता है अंदर से, उसका नाक और मुँह में गैप जो है आता है। बाज़ का ये होंठ और तालू दोनों एक साइड से कटे होते हैं, और बाज़ का दोनों साइडों से होंठ और तालू कटे होते हैं। ये एक ऐसी डिसफिगरमेंट है जिसमें वो बच्चे जो हैं वो
जब पैदा होते हैं सबसे बड़ा मसला होता है कि वो फ़ीड नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो फ़ीड लेते हैं तो नाक से बाहर आ जाता है और ख़तरा होता है कि उनके फेफड़ों में भी जा सकता है। दूसरा, जब वो माशरे में ये फेस नहीं कर सकते, फैमिली के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि जब ऐसा बच्चा पैदा होता है तो वो लोग मतलब वो ये समझते हैं कि माँ बाप के गुनाहों की सज़ा है या कुछ, उनको अजीब कर्सिंग सा एटीट्यूड होता है। बाद अवत तो माएँ कहती हैं कि लोग बजाय मुबारक देने को ताज़ियत करने आते हैं कि जी क्या पैदा हुआ तुम्हारे यहाँ, कोई उसको कहते हैं कि पता नहीं कोई जिन पैदा हो गया, वट। हुँ। लेकिन ये है कि जो हालत की बातें हैं सारी, ये एक पैदाइशी नुक्स है जो पूरी दुनिया में होता है, और ये 500 या 600 में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट या दोनों डिफेक्ट्स होते हैं। 500 में 600 में एक बच्चा पैदा होना तो काफ़ी बड़ी बड़ा तादाद है बड़ी जी, बड़ी तादाद है। तादाद है। पाकिस्तान में, हाल ही पाकिस्तान में 10,000 बच्चा हर साल पैदा हो रहा है। तो सर मुझे बताइए कि ये आप कैसे क्लेफ्ट लिप से आपका कैसे ताल्लुक़ जुड़ा? आपको कैसे इसके बारे में पता चला? आपकी क्या जर्नी थी? देखिए जी, मैं अपनी लाइफ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक मिशन था कि मेडिकल जो प्रोफेशन है इसको मैं, वो जो मसीहाई सब बोलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं अल्लाह की राह में काम करूं। उन्होंने खाना काबा में जब हज करने गए पहली दफ़ा, वहाँ मेरे लिए खसूसी दुआ भी की थी कि अगर ये बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसको अल्लाह की राह में लगाएंगे। तो अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया डॉक्टर। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ 1987। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में फाइनेंशियल इशू था नहीं। मेरे फादर इज़ अ बिजनेसमैन, तो उनको मुझे जो है इवन हॉस्टल में भी जब मेरे पास दो दो तीन तीन गाड़ियाँ होती थी, लोग समझते थे कि अरबी है। तो वो जो ये मामला सारे, तो मेरे लिए था कि एक लाइफ बड़ी डिफरेंट किस्म की अ, गुजरी। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे फिर वो पर्पस जो मेरे फादर ने मुझे दिया था, तो मैंने मेडिकल कैंप्स शुरू किए, फ्री मेडिकल कैंप्स। तो मैं, मेरे पास गाड़ी होती थी, डिस्पेंस स्टाफ और मेडिसिन, हम जाते थे मुख्तलिफ विलेजेस में, वहाँ जाके फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप, वहाँ मैंने देखे बच्चे। इवन मैंने जो कैंपों में स्केबीज़ के साथ मरते हुए बच्चे भी देखे, क्योंकि वहाँ जो क्वैक्स थे वो उनको स्टीरॉइड लगाते रहते थे या वट एवर। तो फिर मैंने ये, लेकिन ये हुआ कि जब पहले साल में जब मैंने देखा कि मैं तो मतलब घूमता ही रहता था पूरा, कि कभी कहीं कभी कहीं। फिर ये था कि मीनवाइल मेरे फादर ने हॉस्पिटल की बुनियाद रख दी हुई थी। तो फिर जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो फिर मैंने वहाँ पे एक विद पर्पज़ एक सिलसिला शुरू किया। तो वो मुझे डॉक्टर अमानुल्लाह प्लास्टिक सर्जन यूके में, मेरी वाइफ के वो फूफा हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये क्लेफ्ट जो है ना प्लास्टिक सर्जरी है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं आके पाकिस्तान में कर दिया करूँगा, ये आपके लिए रेगुलर आते हैं पाकिस्तान में, मदर को मिलने आते थे। वो जब हमने 1995 में बशीर हॉस्पिटल में जब बशीर हॉस्पिटल में हमने शुरू किया ये प्लास्टिक सर्जरी कैंप। पाकिस्तान में उस वक्त प्लास्टिक सर्जन तो थे नहीं। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाउंडर ऑफ फ्री प्लास्टिक सर्जरी इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो उन हमने जो 95 में जो किया कैंप किया, तो उसमें 5 लोगों को हमने ऑपरेट किया, और यकीन करें मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था उस वक़्त जो है क्लेफ्ट लिप के बच्चों को। वो 2 घंटे की सर्जरी में ये लाइफ चेंज हो रही है। थिएटर में जाते हुए बच्चा और है, बाहर आते हुए और है। अब ये मुझे फ़ील हुआ कि दिस इज़ समथिंग, व्हाटएवर, जितना महँगा है, जो मर्ज़ी है, लेकिन ये काम करने वाला है कि आपने एक ज़िंदगी बदल दी। तो वो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर डॉक्टर निक हार्ट जो कि क्लेफ्ट सर्जन थे वहाँ पे यूके में, वो उन नेस्टिस, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके लिए बड़ा स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया और बड़ी डिफरेंट। तो वो जब आए उन्होंने किया, तो फिर हमने उस वक़्त कुछ 60 के करीब 50-60 सर्जरीज़ की उस कैंप में, इंटरनेशनल कैंप था वो। तो वो वहाँ से फिर मुझे एक ज़िंदगी का पर्पस जो है ना वो मिल गया कि दिस इज़ समथिंग टू डू, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक़्त कोई भी क्लेफ्ट सर्जरी नहीं कर रहा था। तो ये मेरी इस क्लेफ्ट ज़िंदगी का आगाज़ है कि जब मैंने इस मिशन को पकड़ा और फिर मैंने देखा कि दुनिया में कैसे हो रहा है। दुनिया में जो है इंग्लैंड में इसका क्लैपा है, तो क्लेफ्ट लिप पैलेट एसोसिएशन, वो लोग अरेंजमेंट्स करते हैं इन बच्चों के लिए। पैदा होते ही उनको पहले तो, सबसे पहले तो गाइडेंस यही होती है मदर्स को कि खैर है, कुछ नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये बच्चा।
तो वो स्टार्टिंग वो और उसके बाद फिर उस बच्चे को हमने इस काबिल करना होता है कि वो ऑपरेट हो सके। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त ऑपरेट नहीं हो सकता, तो 3 महीने के बाद जब उसके टिश्यूज़ सही हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं, उस वक्त ऑपरेट करना होता है। लेकिन चूँकि बच्चा फ़ीड नहीं सही ले सकता, तो उसको फ़ीडिंग करवाना, गाइड करना, उसको सारा जो 3 महीने में उसको इस काबिल करना कि उसको ऑपरेट किया जा सके। तो ये फिर सिलसिला था कि जब मैंने ये देखा कि दुनिया में एक डिफरेंट एंगल से काम हो रहा है, ये सर्जरी खाली सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं है, ये बहुत कुछ है इसमें जो करने वाला है। फिर हमने उसमें जो क्लेफ्ट नर्सेज हैं उनसे फिर हमने अपने लोगों को ट्रेनिंग करवाई। फिर उसके बाद ये था कि ये सिलसिला चलता गया। फिर साल में 2 दफ़ा आने शुरू हो गई टीम, क्योंकि लोग इतने होते थे कि जब हम कैंप अनाउंस करते थे तो पूरे पाकिस्तान से इतना रश लग जाता था कि वो हमारे लिए तो इतना एक लिमिटेड टाइम होता था, तो उसमें तो हम मुश्किल से 100 150 इतना ऑपरेशन कर सकते थे। तो लाइन लगी होती थी सैकड़ों में। तो वो फिर हमको जो है था कि छोड़ देते थे कि ठीक है, नेक्स्ट 6 महीने के बाद दोबारा अगर आपकी बारी आएगी। देन वी थॉट कि ये जो है ना इतना बड़ा इशू है, तो इसके लिए पूरे पाकिस्तान में कोई डेडिकेटेड सेटअप नहीं है। देन वी डिसाइडेड कि हम इसको जो है एक हॉस्पिटल बनाएं, जो कि क्लेफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान के नाम से हमने इसकी बुनियाद रखी। और ये मेरी वालदा फैमिली की तरफ से, मेरी वालदा की डेथ हो गई, वो उन्होंने सब फैमिली ने मिलके हमने एक जगह जो है मेन जीटी रोड के ऊपर अपनी वालदा के नाम पे हम ट्रस्ट बनाया, और उस पे फिर क्लेफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में इज़ वेरी यूनिक हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जब मैं गुजरात आई थी और इस अस्पताल भी गई, मैं उससे पहले मैं आई तो मैंने देखा कि आपका एक माशाल्लाह बहुत बड़ा गुजरात में शोरूम है फर्नीचर का। तो ये आपकी बताइए अपनी फैमिली के बारे में, और क्या आपका ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या है? जी, बिल्कुल। मेरे फ़ादर डिसेंट फर्निचर्स के नाम से हमारा फैमिली बिज़नेस है, और मेरे फ़ादर मेरे ग्रैंडफ़ादर ने शुरू किया था रादर। तो मेरे फ़ादर ने फिर उसको जो काफ़ी डेवलप किया, फिर हमारे इस्लामाबाद में और मेन रोड के अपोजिट पिंडी में भी हमारा जो है शोरूम है, गुजरात में 3 है, और 6 भाई हैं। अब सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई तो सारे बिज़नेस, और फ़ादर वो सारे बिज़नेस करते थे, और मैं खर्च करता अल्लाह की राह में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप का क्या आपका सोच पैटर्न था कि जिसमें आपने अपने फैमिली बिजनेस में नहीं इंटरेस्ट लिया और इस तरफ आ गए, और इसके पीछे क्या कहानी थी कि फैमिली बिजनेस को छोड़ के और आप इस तरफ आ गए? बेसिकली जो है ना बिज़नेस जो है वो है कि आपको आप अर्निंग करते जाते हैं और आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर गाड़ी, फिर घर, और फिर वो मॉडल नए, फिर नई से नई चीज़। तो ये मुझे सारा कुछ जो है ना मेरी फैमिली की तरफ से मुझे मेडिकल कॉलेज में सब कुछ मिल गया था। जब मेरा इवन 3rd ईयर मेरी शादी होगी, 4th ईयर में बेटा भी हो गया, और गाड़ियाँ तो मतलब जो बताया कि 2-3 गाड़ियाँ, और एक वो एक शेवरलेट, और वो एक कैडिलक थी मेरे पास। तो ये सारा कुछ जो है ना, घर जब वापस गुजरात आया तो बना बनाया घर, हर चीज़, तो ये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती थी ये चीज़ें कि मैं अब इनको क्या, अब क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं इनको, या और डेफ़िनेटली एक जो होती है सोच, लेकिन मुझे शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती थी। मुझे ये रहता था कि दूसरा इंसान जो वो जो है एक तरफ जो है, मैं तो इतना ही लेविश लाइफ गुजारने का आदी होता जा रहा हूँ, और एक तरफ ये है कि इतनी गुर्बत है कि वो तो बेचारे रोटी खाने से तंग हैं और दवाई नहीं ले सकते, और मैं मतलब क्या अपना फिर मुझे ये कि पैसे जो है ना मतलब अपने ऊपर लगाने के बजाय मुझे दिल ये करता था कि मैं दूसरे को सपोर्ट करूं, ताकि वो भी कुछ ऊपर आ जाए, ताकि उसकी लाइफ भी कोई बेहतर हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। और यहाँ ये जो बीमारी है, अगर कुछ लोग हैं जो दवाई भी नहीं ले सकते, और वो मेडिसिन लेने के लिए भी वो बेचारे क्वैक से वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और बच्चों की कोई हालत मैंने जो देखी गाँवों में, कैंपों में दौरान, तो फिर वो मेरे लिए लाइफ जो है ना बड़ी डिफरेंट सी वो, क्योंकि यार ये नहीं है कि जो हम लोग देख रहे हैं हर वक्त मल्टीप्लाई, बिजनेस का मतलब है मल्टीप्लाई करना, अपने एसेट को मल्टीप्लाई करना। तो ये वाला बिजनेस जो है ना, मुझे कुछ थोड़ा सा लगता था कि सेल्फिशनेस है। तो वो जो फिर मुझे जो है, जो दूसरे किसी को जब मैं देखता था, और फिर एक और चीज़ ने बड़ा मुझे जो है ना, जब गरीब आदमी को आप सर्विस देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं, वो जो दुआएं देते हैं ना, वो बिज़नेस में नहीं मिल सकते।
बिज़नेस में तो ठीक है, कारोबार है, एक चीज़ ली, इतने की ली, इतने की दी, जो सेटल है आपस में। लेकिन वो जो दुआओं वाला सिलसिला है ना, वो बिज़नेस में नहीं होता। तो वो जो मुझे कोई ऐसा चस्का पड़ा वो दुआओं का, कि वो मेरा जो होता है, आप यकीन करें, माएँ आँसुओं के साथ झोलियाँ उठा-उठा के दुआएँ देती हैं। तो ये बिज़नेस में तो नहीं मिलती। हुँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये एक डिफरेंट अंदाज़ है ना सोचने का हुँ, कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, जब उनसे पूछो कि सक्सेस क्या है, तो वो कहते हैं जी हमारे पास ये गाड़ियाँ हों और बंगले हों और ये हो और हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएँ। और ये अल्लाह ताला कुछ लोगों को तौफ़ीक देता है जिसमें उनको लगता है कि जी सक्सेस तो कुछ और भी है और दुआएँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हुँ, उन उन सारी लग्ज़री से। अम, और बाकी अगली ज़िंदगी भी जो है हमारी, वो हम यही सारी चीज़ें हुँ। लेके जाएँगे, बाकी सारा कुछ तो इधर ही रह जाएगा दुनिया में। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे गुज़री? कौन से स्कूल में गए? आपने क्या पढ़ा और आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? अ, मेरा जो प्राइमरी जो एजुकेशन थी मेरी, वो तो गुजरात में ही है। लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन मैंने ये सीबी सैयद स्कूल जो पिंडी माल रोड पे है, वहाँ से, मेरे बड़े भाई चूँकि पिंडी में हमारा शोरूम था, तो उन्होंने कहा कि सर बेटर एजुकेशन है उसके लिए थोड़ा सा, तो वो मेरी सेकेंडरी एजुकेशन तो वहाँ की है। और फिर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया। तो ये बचपन की ज़िंदगी तो जैसे सबकी होती है, गेम खेलना कूदना, सब बहन भाई कज़न सब आपस में, हम लोग पूरी फैमिली, मतलब बहुत ही इंजॉयबल लाइफ थी। मैं ये कहूँगा कि आप आज की लाइफ जो है ना, जो बच्चों की है, वो थोड़ी सी सेल्फिशनेस है। हर बंदा अपने अपने मोबाइल पे बैठा हुआ है। हमारी ज़िंदगी तो होती थी सबके साथ, कज़न्स हम आपस में, मतलब फैमिली पूरी, जो हल्ला गुल्ला ही होता था। और फिर हमें कोई डर खौफ नहीं होते थे उस वक़्त। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो फैक्ट्री की गाड़ियाँ-वाड़ियाँ वो खड़ी होती थी, कोई इवन बाज़ औक़ात वो जो है, ये जो मिनी ट्रक्स टाइप होते हैं जिसमें लोडिंग-वोडिंग, वो भी पकड़ा होता था, वो भी चला रहे होते थे। और फिर जाके शिकार खेलने चले जाना, वो एयर गन पकड़ी हुई है। और तो बड़ी जो है ना, आज़ाद किस्म की ज़िंदगी थी। अब तो बड़ी, जो मैं देखता हूँ, बहुत ही घुटी-घुटी ज़िंदगी है। मतलब जो हर बंदा अपनी वो अपनी ज़ात के साथ ही लगा। उस वक़्त तो हम लोग एक-दूसरे की हेल्प, एक दू मतलब ऐसा माहौल था कि सब इकट्ठे हैं। अब तो पता नहीं दौड़ लगी हुई है एक-दूसरे के साथ, नफ़्सा-नफ़्सी, और एक-दूसरे से आगे निकलने की। मुझे नहीं याद पड़ता कि हम बचपन में किसी, वैसे गेम्स में जीतना अलग बात है, लेकिन हम कभी, जेलसी नहीं होती थी। कभी हम एक-दूसरे से आगे, मतलब दूसरे को पीछे करके आगे जाने वाला, मेरे नहीं ख़्याल कभी हमने सोचा भी था। तो आजकल तो वो है कि बस आगे निकलने के लिए दूसरे को दबाना ज़रूरी है शायद। सही है। और आपके पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा आप पे? हाँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने बड़ा, मुझे मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे ऑलवेज़ वो जो है ना, मुझे एनकरेज करते थे टू डू एनीथिंग। जब भी, मतलब जो है, कोई भी मैंने काम करना, तो मुझे वो रोकते नहीं थे। ये मेरे बड़ा उनका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा, उनकी मैंने ज़िंदगी देखी, सादी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी, हालाँकि वो, ही वाज़ अ वेरी रिच मैन, लेकिन वो सादे कपड़े, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ़ होती थी उनकी। कभी उन्होंने जो है ना, वो नहीं किया कोई, मैंने उनमें कभी वो लेविश नहीं, दूसरों को देते थे, मदरसों को देना या किसी को डोनेट करना, तो अच्छा करते थे। लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बड़ा एक स्टेबल लाइफ, एक बड़ी एलिगेंट, और उनकी पर्सनैलिटी थी, और बड़ी स्टैंड। और बाद औक़ात मुझे याद पड़ता है, मैं एक दफ़ा स्कूल में, मुझे कहते हैं, "भाई गाड़ी निकालो, ज़रा जाना है शादी पे।" तो मैंने कहा कि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, "तुम कपड़ों से पहचाना जाना चाहते हो?" तो ये मेरी ज़िंदगी बड़ा एक चेंजिंग था। ये कपड़े, तो फिर उसके बाद मैंने फिर कपड़ों को बॉदर नहीं किया ज़िंदगी। वाक़ई हम हमारे कपड़ों से या आउटर कोट हाँ, से या जो हाँ, हमारा बिल्कुल। शेल है, उससे लोग बहुत पहचाने जाते हैं, मैंने क्या पहना हुआ है, कौन-सा ब्रांड बिल्कुल। पहना हुआ है और फिर उससे आगे जाके किसी की शक्ल कैसी है, ये नहीं लोग देखते कि उसके अंदर जो है वो क्या है, इंसान क्या है। तो सर थोड़ा-सा इसके ऊपर दोबारा आते हैं। ये जो आपका अस्पताल है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का बेस्ट हॉस्पिटल है क्लेफ्ट लिप का और सिर्फ पाकिस्तान ही का नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी तरह से उतरता है। पाकिस्तान में जहाँ पे इतनी मायूसी है कि हर चीज़ जो है वो एक कम ही स्टैंडर्ड की होती है और कोई चीज़ हम कहते हैं कि जी वो ये उस स्टैंडर्ड की नहीं। तो ये कैसे आपने वो भी गुजरात में बैठ के वो भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड से होके कि कहाँ पे फर्निचर्स
और कहाँ पे जो है वो एक अस्पताल। तो एक तो मेरा दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये है कि क्लेफ्ट लिप हॉस्पिटल क्यों कहते हैं कि वो इतना उसका अमेजिंग स्टैंडर्ड है? कैसे बनाया आपने उसका इस तरह का स्टैंडर्ड कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक गुजरात में होते हुए उस इकोसिस्टम के अंदर आप कैसे उसका वो स्टैंडर्ड फिर मेंटेन भी करते हैं? देखें, एक तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा, जैसे आपका मायूसी, तो कुरान में जो हमें लेसन मिलता है, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि कुरान हमारे लिए गाइडलाइन है, बेसिक लाइफ। मैंने तो उस पर बहुत सीखा है और कुरान से ही अपनी ज़िंदगी को मैं लाइन अप करता हूँ चीज़ों को। ये था कि जो पाकिस्तान में जब हमने इस काम शुरू किया, और उस वक़्त यहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब जो उसमें प्लास्टिक सर्जन ही नहीं थे। तो जब हमने ये इंग्लैंड से आने शुरू हुए, तो मेरी ज़िंदगी में ये होता कि ये क्या है कि हमारे यहाँ पे है ही नहीं। और दुनिया में ये जो गोरे हैं या वटेवर आप कहें, कि ये लोग क्यों इतनी तरक्की कर गए और कहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम क्यों नहीं जा रहे। तो फिर ये था कि कुरान में ये आता है कि अल्लाह ताला जो है उम्मीद दिलाता है और रोशनी की तरफ ले जाता है, और शैतान मायूसी दिलाता है और अंधेरों में ले जाता है। तो मैंने ये से जो अल्लाह से उम्मीद जो थी कि ये एक ऐसा काम है कि जो पाकिस्तान के इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी इंसान के बच्चे हैं, इनको भी वही चाहिए फैसिलिटी जो कि बाहर में, कि अमेरिका या इंग्लैंड में लोगों को मिलती है। तो अल्लाह ताला ने फिर जो अरेंजमेंट, मैं स्टेट में ये कहूँगा, ये अल्लाह के अरेंजमेंट्स हैं कि एक ख्वाहिश थी, एक नीयत थी कि ये काम करना है। तो यूके से जो और अमेरिका से, तुर्की से, अल्लाह ने ही लोगों को भेजना शुरू किया। उसमें ब्रिटिश लोग भी थे, पाकिस्तानी भी थे। तो जब ये यहाँ पे आए, तो फिर मैंने उनका अंदाज़ काम करने का, कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी डेडिकेशन कितनी ज़बरदस्त है, वो चीज़ें फिर उस पे हमने वर्किंग करनी शुरू की, कि हम अपने स्टाफ को, फिर मैंने स्टाफ, ज़ाहिर है मेरे पास गुजरात से तो स्टाफ नहीं है, आपका क्वेश्चन था कि यहाँ कैसे मेंटेन करें। तो ये फिर बड़े शहरों से हमने लोगों को मोटिवेट किया, उनको अच्छी सैलरीज, अच्छी अकोमोडेशन, अच्छी रहाई, ताकि वो उस जगह पे आएँ और आके ये यहाँ पे करें काम। तो ग्रेजुअली जो मैंने स्टैंडर्ड जो वहाँ पे थे, यूके के स्टैंडर्ड, उनको मैंने स्टडी किया कि वहाँ है क्या, वहाँ पे कैसे चल रहा है। फिर हमने उनसे ट्रेनिंग करवानी शुरू की, अपने लोगों की। जो हमारा अपना स्टाफ है उसको, मेरे पास अब काफ़ी पुराने पुराने लोग हैं जिनको हमने एग्जैक्टली वो ट्रेनिंग कराई, जो कि स्पीच, जो सबसे पहले तो प्लास्टिक सर्जन की ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि क्लेफ्ट सर्जरी जो प्लास्टिक सर्जरी से एक स्टेप ऊपर है, ये सुपर स्पेशलिटी है। तो वो हमने अपने जो प्लास्टिक सर्जन हैं उनको मोटिवेट करके उनको यहाँ पे हमने ट्रेनिंग करवाई, उन गोरों से उस स्टैंडर्ड पे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में उसी स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। प्रूवन है ये कि जो यूके या उसका स्टैंडर्ड है। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि हम ऑडिट कराते हैं अपनी सर्जरी का। जो सर्जरीज हम आज 6 महीने के बाद जो ब्रिटिश टीमें आती हैं, तो हम अपने जितने हमने किया होता है वो काम उनके सामने रखते हैं। तो वो फिर उसको असेस करते हैं, फिर उसमें कोई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं उनके पास अगर, तो वो नई टेक्निक्स उसमें सिखाई जाती हैं। तो ये एक स्टेप हो गया कि हमने अपने आप को अपडेट किया है टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाय ट्रेनिंग्स। क्योंकि अब इस वक्त क्लेफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान जो है कि टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, कि वहाँ पे हम पाकिस्तानी प्लास्टिक सर्जन की रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि ये पाकिस्तान में एक क्लेफ्ट सर्जरी को एक हम एक्सेलेंट प्रोसीजर डेवलप कर सकें। अमेजिंग। मुझे ये बताइए कि आपकी क्या कुछ इंटरनेशनल जो क्लेफ्ट लिप सर्जरी हॉस्पिटल्स हैं या एसोसिएशंस हैं उनके साथ कोई कोलैबोरेशंस भी हैं? जी बिल्कुल, ये जो बर्मिंघम, ये क्लेफ्ट बेसिकली हर हॉस्पिटल जो है, जो यूके वगैरह में, तो वहाँ पे क्लेफ्ट सर्जरी नहीं होती। ये स्पेशल सेंटर्स होते हैं, जैसे आयरलैंड में बेलफास्ट का है, यूके में बर्मिंघम का है। तो हमारे उन क्लेफ्ट यूनिट के जो हेड्स हैं, जो क्लेफ्ट सर्जन हैं, क्लेफ्ट एनेस्थिस्ट, क्लेफ्ट स्पीच थेरेपिस्ट, क्लेफ्ट ऑर्थोडोंटिस्ट, इन लोगों के साथ हमारा जो है वो कोलैबोरेशन है। और कोलैबोरेशन, अब ये देखें, एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे जो एक कामयाबी दी, कि ये वॉलंटियर्स का पूल डेवलप किया हमने। ये जो ऑप्सा, एक ओवरसीज़ प्लास्टिक सर्जरी अपील, ये डॉक्टर निक हार्ट उसके चेयरमैन हैं, ये उन्होंने बनाई सिर्फ क्लेफ्ट हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए,
टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। तो ये जो है वहाँ से वो रेगुलर आके यहाँ पे काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्लेफ्ट सेंटर्स जो हैं वहाँ पे उनके हेड्स आते हैं हमारे पास, मतलब ये आम प्लास्टिक सर्जन नहीं आते। तो सर जब ये इतना माशाल्लाह लंबा प्रोसेस है, 18 साल का प्रोसेस है, तो ये तो बड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो इसके तो एक जो एक सर्जरी है और फिर उसकी जो पूरी आप उसको लेके जाते हैं फिजियोथेरेपी और ईएनटी और ऑर्थोडोंटिक्स और स्पीच थेरेपी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इस पूरे एक बच्चे की ट्रीटमेंट में कॉस्ट कितनी आती है आपकी? देखिए ये अगर आप तो इसको देखेंगे, लैंकाशर क्लेफ्ट पैलेट क्लिनिक है, वेबसाइट आप देख सकते हैं, वहाँ तो उन्होंने $4 लाख वेबसाइट पे लिखा हुआ है। एक बच्चे को पैदा होने से लेके 18 साल तक की एज तक $4 लाख उन्होंने कहा है कि डोनेट करें हमें। अब ये मैं ये जहाँ अगेन यही कहूँगा कि जहाँ रहमत अल्लाह की और बरकत का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझते हैं कि शायद ज़्यादा पैसे होने से जो बरकत होती है, लेकिन बरकत जो है वो थोड़े में ज़्यादा काम होने को बरकत, मैं तो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि बरकत जो है वो आपकी नीयत पे और अल्लाह ताला के करम से है। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली बात तो जो यूके से जो लोग आते हैं दे आर वॉलंटियर्स, वो हमसे चार्ज नहीं करते, वो रज़ा कराना तौर पे हमारी ट्रेनिंग भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। और दूसरी बात जो मैंने पाकिस्तानी जो यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल में आप आएंगे तो आपको वहाँ पे लालच नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे जितने मेरे पास प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं और जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, ये सारे बड़े कंटेंटेड लोग हैं और हम सब ने मिल के ये नीयत की हुई है कि हमने अपने पाकिस्तानी बच्चों को एक जो है ना ये खूबसूरत शक्ल देनी है। तो उसमें जो कॉस्ट है बेसिकली उसको हमने जो कोशिश करके इतना कम रखा हुआ है कि जो एक आम सर्जरी की कॉस्ट है वो हम एक क्लेफ्ट सर्जरी की कॉस्ट करते हैं। उसमें कोशिश तो हमारी ये है कि हम इसको मेंटेन रखें जैसे पॉसिबल है। तो सर आप ऐसे लोगों की भी ट्रीटमेंट करते हैं जो कि खुद अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो जितनी आपने कम कॉस्ट रखी हुई है उसको भी नहीं अफोर्ड कर सकते वो? जी बिल्कुल, हमारा देखिए टारगेट, बेसिक टारगेट हमारा जो है वो गरीब बच्चा ही है ना। उसके लिए फिर हम फंड रेज़ करते हैं, अपनी जो फैमिली की ज़कात है वो भी इसमें यूज़ होती है और जो डोनर्स हैं हमारे उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो हम उनको तो गरीब आदमी को तो एब्सोल्युटली फ्री सर्विस देते हैं, उसको तो एक पाई भी खर्च नहीं करनी पड़ती। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो अफोर्डिंग क्लास है उनको भी हम सिर्फ़ कॉस्ट लेते हैं, हम उनसे वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्जेज़ नहीं करते। आप कितनी सर्जरीज कर चुके हैं टोटल? ये 25 तकरीबन 27,000 के करीब अब तक पिछले 30 माशाल्लाह, सालों में। जी बिल्कुल। 27,000 सर्जरीज, जी माशाल्लाह। बिल्कुल। और सर आपको क्या लगता है कि हर साल, आप कह रहे थे पाकिस्तान में 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्लेफ्ट लिप होता है, तो आपकी कितनी कैपेसिटी है एक साल की? देखिए जी, हमारी कैपेसिटी तो इस वक्त तो तकरीबन जो है वो 2,000 बच्चे को हम ऑपरेट कर सकते हैं साल में। वो लेकिन अगेन डिपेंडिंग हमारे पास फाइनेंसिस क्या होते हैं, फाइनेंशियल्स वो ज़्यादा हों तो हम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम दूसरे प्लास्टिक सर्जन्स की क्लैप सर्जरी ट्रेनिंग करवाएं ताकि ज़्यादा लोग जो प्रोफेशनल्स डेवलप हों जो इसको ऑपरेट कर सकें। ये भी एक मकसद है हमारा ये आज की पॉडकास्ट का, कि हम इसके बारे में अवेयरनेस रेज करें जी। ताकि लोग भी इसकी तरफ, हमारे डोनर्स भी इसकी तरफ तवज्जो दें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बस फैसिलिटी है, मगर काफ़ी दफ़ा फंड्स की लैकिंग की वजह से हम उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अब ये जो बच्चे होते हैं जिनके क्लेफ्ट लिप होता है, 18 साल की ट्रीटमेंट होती है, इस ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? 18 साल में क्या प्रोसेस क्या होता है? जी, सबसे पहले तो जो है कि जब हम बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही उसको हमें सपोर्ट चाहिए होती है, उसको फीडिंग सपोर्ट, गाइडलाइन ये वो कि किस तरह उसको फीड कैसे करना है, क्योंकि ये बच्चे ज़ाहिर है फीड ले नहीं सकते। और फिर उनको चूँकि मुँह खुला होता है तो उसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। मतलब कई इसमें तो पीडियाट्रिशियन जो है उसको पहले 3 महीनों में तो उसको फोकस ये करते हैं कि उस काबिल हो जाए कि ऑपरेट कर सकें उसको। तो 3 महीने में हम लिप ऑपरेट करते हैं और पैलेट का अगला हिस्सा थोड़ा-सा ऑपरेट कर देते हैं ताकि वो ईज़ी होता जाए। फिर 1 साल की उम्र में उसको पैलेट को कंप्लीट करते हैं, पैलेट ऑपरेट करते हैं। और ये जो 9 8-9 महीने इसमें पीडियाट्रिशियन का और ईएनटी सर्जन का रोल होता है, क्योंकि जब पैलेट कटा होता है तो कान में इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो वो उसकी ये केयर होती है कि उसको 1 साल तक उसका जो है सारी चीज़ें ठीक रहें और उसको हम ऑपरेट कर दें।
फिर उसका पैलेट ऑपरेट करने के बाद उसकी स्पीच थेरेपी आती है कि वो उसको स्पीच थेरेपी में को ताकि उसकी चूँकि पैलेट रिपेयर हुआ होता है, तो वो उसकी एक किस्म की पैलेट की एक्सरसाइज़ और उनको तरीका बताया जाता है कि वो किस तरह बोलेंगे सही। और अगर उसकी पैलेट में कोई स्पीच में कोई फ़र्क आता है तो फिर उसको रीऑपरेट भी शायद करना पड़ता है बाज़ औक़ात कि उसको पैलेट को रीऑपरेट करते हैं। फिर जो 7-8 साल की उम्र में जब उसके परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं, फिर उसको जो हम दाँतों का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है मसूड़ा वगैरह कटे होते हैं तो बड़े टेढ़े-मेढ़े दाँत होते हैं। पैलेट ऑपरेट होता है, उसको एक्सपैंड करके बाइट को एग्जैक्ट हमने करना होता है। तो ये 2-3 साल तो उसके ऊपर लग जाते हैं जो है दांतों के ट्रीटमेंट उस पे। फिर इसके बाद होता है कि ये बाद औक़ात इसकी जो नोज़ की जो है क्योंकि डिफ़ॉर्मिटी ज़्यादा होती है तो नोज़ को हमें सम टाइम जो है 17-16 साल 17 साल की उम्र में नोज़ को रीशेप करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें इसको 18 साल तक हमें जो प्रोसीड करना होता है, इसमें कई प्रोसीजर्स होते हैं इसके जो करने होते हैं। इसलिए इसका लंबा प्रोसीजर होता बिल्कुल सही। ये तो मतलब एक काफ़ी अंडरटेकिंग लग रहा है है। कि एग्ज़ैक्टली, काफ़ी। और इसमें हर स्टेज पे डिफरेंट डॉक्टर्स होते होंगे, डिफरेंट केयर गिवर्स होते होंगे। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो एक फैमिली है, इससे आप कैसे कमिटमेंट, स्पेशली अगर गरीब फैमिली है, ये आपके पास कोई प्रोसीजर है कि उसकी पूरी एक जो प्रोसेस है उससे आपने लेके उनको जाना है, तो वो उस फैमिली के साथ एंगेजमेंट कैसे होती है आपकी? जी, बिल्कुल, हमारे पास जैसे ही बच्चे आते हैं तो हमको पहले तो माँओं को काउंसल करते हैं कि इसको उसका ट्रीटमेंट जो है ये मस्ट है कि आप सारा कराओ क्योंकि बाद का होता है गरीब लोग बच्चे होते हैं ना वो दम होंठ ठीक हो गया तो पैलेट भूल जाते हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि इसमें जो है ना ये आवाज़ नहीं ठीक रहेगी, इसके मसला होगा। तो हमने पूरा एक हमारा टीम है जो पूरा डाटा उनका होता है, उनको फ़ॉलो अप करते हैं कॉल्स करके, उसको हम लाज़मी बुलाते हैं कि आओ तुम्हारा दोबारा ऑपरेशन होना है। क्योंकि अगर हम उसको पैलेट को गरीब आदमी तो मतलब ये बॉदर भी नहीं करते, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अवेयरनेस इतनी नहीं होती ना, उनको एहसास नहीं होता कि जब ये बड़ा हो जाएगा बच्चा तो क्या मसला होगा इसके साथ। तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि ये देखो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो वो फिर हम उसको कॉल करते हैं, हमारे एक प्रोसेस है, हमारे एक पूरा डाटा बेस है हमारे पास। जो बच्चा एक दफ़ा हमारे पास रजिस्टर होता है तो उसको हम फॉलो करते हैं कि वो आए और दोबारा अगला प्रोसीजर करवाए। और पैलेट के बाद हम उसको पाबंद करते हैं कि आओ और आके स्पीच थेरेपी कराओ। अब स्पीच थेरेपी के लिए बार-बार आना पड़ता था लोगों को, तो वो है गरीब लोग उसको कराया आना-जाना। फिर हमने व्हाट्सएप पे ट्रेन शुरू किया है कि उसको व्हाट्सएप पे हम सेशन सेशन देते हैं स्पीच थेरेपी के। तो ये है माशाल्लाह। कि हम फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि ये बच्चे बेचारे उनकी जो है ना अगर पेरेंट्स उसकी केयर नहीं कर रहे, गुर्बत की वजह से, तो हम इसकी केयर करें। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फिर ज़ाहिर है हमें उलझन तो बहुत होती है, मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन चूँकि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, तो हमें वी हैव टू बॉदर अबाउट देम। माशाल्लाह से दैट दिस इज़ अमेजिंग। मुझे ये बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन है? और आपके जो बाकी फ़ैमिली है वो इस पूरे मिशन में आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं? जी, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा मेरे भाई तो जो है फाइनेंशियली सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और साथ में तो जो भी प्रोसेस है। लेकिन इसमें मेरी वाइफ़ का बहुत बड़ा रोल है। कि जब ये ब्रिटिश टीम आती थी यूके से और मेरे घर में वो ठहरते थे और उसका दिन-रात उनको जो है खाना उनके रिहाइश, उनका खाना, नाश्ता, हर चीज़ जो उसको वो क्योंकि वो भी इस मिशन के साथ करती थी कि ये हमारे बच्चों के लिए आ रहे हैं, तो वो हमें इनको केयर देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ़ का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि उसने जितनी सर्विस उसने दी है, मैं समझता हूँ बहुत कम ख़वातीन इतनी केयर करती हैं कि जब उनको कोई ज़ाती लालच भी ना हो, कोई ज़ाती बेनिफिट भी ना लेना हो, क्योंकि हमें ना कोई वीज़ों की ख्वाहिश, ना हमें कोई इनसे फ़ाइनेंशियल सिर्फ़ और सिर्फ़ था कि वो हमारे पाकिस्तानी गरीब बच्चों का इलाज करें। तो इस पे मैं समझता हूँ कि उसका मेरे साथ जितना मेरा रोल है, उतना ही उसका भी रोल है इस सारे प्रोसेस में। माशाल्लाह हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जैसे आपने प्रूव भी कर दिया। और ये तो इस बात की तो मैं खुद भी गवाह हूँ कि जब मैं आपके घर आई थी तो मैंने उन्होंने इतनी हमारी खातिर की थी और ऐसी निहारी मैंने खाई थी उनके, जो कि उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसी निहारी खाई। तो माशाल्लाह शी इज़ एन अमेजिंग वुमन। मैं उनसे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बहुत ही मैं उनसे खुद भी बहुत इम्प्रेस हुई थी। और ये जो फ़ॉरेनर्स हैं, ये जो मतलब जो खाने जिस दिन खिलाती थी, तो मेरा ख़्याल है कि उनके अंदर जो एक अल्लाह ने फिर वॉलंटियरिज़्म डाला और फिर रेगुलर बेसिस पे उनका आना, ये शायद वो बरकत ही मैं जो कहता हूँ कि ज़िंदगियों में जो कुछ डिफरेंट एंगल्स होते हैं, जो अब मैं ये कहता हूँ कि ये पैसा ही सब कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो यकीनन, रिस्पेक्ट है ना, ये पैसे से ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। यकीनन। तो ये वो मैं ये समझता हूँ कि वो
उनकी और हमने उनकी रिस्पेक्ट की, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हुए पाकिस्तान में जो इतना रेगुलर आ रहे हैं और वॉलंटियर, ये मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये अल्लाह की राह में काम करने का जो मज़ा है ना, वो पैसों में नहीं है। बिल्कुल, बात आपकी 100% आपकी सही बात है। अभी हमने बल्कि माई इम्पैक्ट मीटर के ऊपर भी ये कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब मैं आपसे मिली मुझे पता चला, अवेयरनेस क्रिएट हुई। और मैं तो सोशल सेक्टर में हूँ काफ़ी अरसे से, फिर भी मुझे जो है वो क्लेफ्ट लिप का इतना नहीं अवेयरनेस हम्म, थी। तो हम ये पूरी कैंपेन चला रहे हैं, मुझे पता चला कि कितना महंगा ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल। है और कितना लंबा ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है। और माशाल्लाह आपके पास अमेजिंग फैसिलिटी है जो मैंने खुद भी देखी है, और वहाँ पे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सिर्फ ये बड़ी एक कह लें कि शेमफुल बात होगी कि अगर सिर्फ फंड्स के लैक होने की वजह से हम वहाँ हम्म, पे ज़्यादा लोगों को ट्रीट ना कर सकें। तो मुझे ये बताइएगा कि आप के जो आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं आगे से, वो क्या वो इसी पाथ पे चल रहे हैं पीछे आपके? क्या वो इस लेगेसी को आगे लेके चलेंगे, या उनका उनका क्या मूड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अल्लाह का बहुत करम है मेरे ऊपर कि मेरे बच्चे जो हैं इसको लेके आगे चल रहे हैं। मेरा एक बेटा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे साथ सपोर्टिव है, और साथ जो ये बड़ी मज़े की बात है कि मेरी वाइफ ज़रा थोड़ी सी इस्लामिक में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मैं अल्लाह पे लेकिन उसका ये था कि जो एक ही बहू होगी तो वो बड़ी पर्दे वाली भी हो और बड़ी नमाजी पाबंद हो और सारा कुछ हो। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि पढ़ी लिखी हो और जो जो बड़ा जो है ना उस पे ज़रा मेरे साथ सपोर्ट करे। तो वो अल्लाह ताला ने हमें ऐसी बहू दी कि जो पूरी मुकम्मल पर्दे के बंद है, 5 वक़्त नमाज़ी है, दीन पे माशाल्लाह। पूरा अमल करने वाली, और माशाल्लाह शी इज़ एमफिल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और वो रिसर्च में शी इज़ द टॉप। और वो माशाल्लाह आप उसको अगर मिलें तो वो शी इज़ एक्सीलेंट इन एजुकेशन दिस साइड जो है, जो मुझे चाहिए थी, और शी इज़ एक्सीलेंट जो मेरी बीवी को चाहिए थी। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह। दोनों एक में अल्लाह हमें ताला दे ने कस्टम पैकेज बना के दिया कस्टम आपको। पैकेज दिया। तो मेरी बेटियां भी माशाल्लाह, दोनों बेटियां जो हैं वो भी मेरे साथ हैं फुली। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी हाफिज़ा है, और वो जो साथ उसमें इसने मलाइशिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलाइशिया से एमफिल किया, मास्टर्स किया है फ़िक़्ह में, और अब वो पीएचडी के लिए जा रही है अगेन। तो वो मेरा ये सारा एचआर और वो सारी मार्केटिंग वाला सारा काम, जो हालांकि उसका रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन शी इज़ डूइंग ऑल दैट। और जो छोटी मेरी बेटी जो डॉक्टर है, वो फुल टाइम मेरे साथ इसमें सपोर्ट कर रही है। तो ये मेरा अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी फैमिली को ये कम अज़ कम जो ट्रस्ट है इसको चलाने के लिए, मेरी फैमिली जो है ना इस पे डेडिकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आपकी फैमिली से भी मिलके, आपकी बहू से, आपकी वाइफ से मिलके। और ये मैं कम ऐसे घरों में जाती हूँ जहाँ पे मैं देख के एक-एक बंदे से माशाल्लाह इंस्पायर हूँ और इम्प्रेस। मुझे आपसे हमारा टाइम कम रह गया, मगर मुझे आपसे 2 सवाल ज़रूर पूछने हैं। एक तो ये बताएँ कि जो हमारे हस्बैंड्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग जो है वो शौहर हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या इतनी माशाल्लाह आपकी जो रिलेशनशिप है, अम, जो मैंने देखा बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप है, आपकी वाइफ ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, मगर हस्बैंड का भी तो उसमें कोई रोल होगा, आपने भी तो कुछ रोल प्ले किया होगा उसके अंदर। अब मैं ये कुछ नहीं कह सकता मैंने किया, लेकिन ये है, मैं ये कहूँ, मैंने उसको एक एज ए फ्रेंड, हम दोनों आपस में जो दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की जो हमें मतलब केयर जो एक दूसरे की होती है, मतलब मियाँ बीवी वाला रिलेशन जो है, जो टिपिकल रिलेशन होता है ना, मतलब कोई वो हमारा ज़रा डिफरेंट है, हमारा दोस्ती वाला एलिमेंट ज़्यादा है। क्योंकि एक दूसरे की जब हम केयर करते हैं और जो फिक्र होती है, अब मुझे पता नहीं मैं उसका कितना करता हूँ, लेकिन वो मेरा रिगार्ड बहुत करती है, मेरा तो बहुत केयर करती है माशाल्लाह, वो मेरी एक एक चीज़ का ख्याल रखती है। और मैं जो है उसको ये समझता हूँ कि जो खामिदों को जो बहुत ज़रूरी चाहिए कि बीवी को वो रिस्पेक्ट दें जिसकी वो हकदार है। यानी उसको एक मतलब घर की मुलाज़मा ना समझा जाए, उसको घर की मालका समझा जाए, और वो जो है जिस तरह फिर वो ओन करके चीज़ों को चलती है ना। क्योंकि मेरे साथ ये था कि बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि ब्रिटिश नर्सें और सारी वो जो मतलब वो जो ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला होता है कि हर वक्त मेरे साथ इर्द गिर्द जो ब्रिटिश ख़वातीन हैं, और वो मतलब ख़वातीन का, तो मैंने जो ये रखा कि मैंने एक फासला रखा है, मैंने जो है ना
उसको ये यकीन दिला के रखा है कि मैं तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ रैश नहीं हूँ। ये एक ऐसी अंदर की बात है जो मैं बात करना चाहूँगा कि जो मेरे साथ ये ब्रिटिश मतलब 27 साल से और ये आती हैं वो और मेरे साथ होती हैं, हमारे घर में रहती हैं और सारा दिन मेरे साथ वो काम करना है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि हमें एक ट्रेनिंग करवानी होती है ना। तो लेकिन उसको मैंने ये यकीन है उसको है कि मैं जो है ना उसका हूँ, किसी और का नहीं। ये बहुत आपने एक ज़रूरी बात की है, बीइंग अ वुमेन आई नो, और हाँ, औरत को हमेशा ये होता है कि ये एक सेंसिटिव बात है, हाँ, और मेरा ख़्याल है कि ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बिल्कुल। कंफर्टेबल करना है इस एरिया में, कि अगर वाकई इस तरह की भी चीज़ है कि आप इतना आप का फील्ड ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर से एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को इस बात पे श्योर्ड रखे कि वो वाकई जो है वो उसके साथ बिल्कुल लॉयल है। आपने बहुत अच्छी बात। मुझे ये बताइएगा कि आप एज अ फादर क्या एडवाइस देंगे फादर्स को? जी, मैं ये कहूँगा बच्चों को जो कॉन्फिडेंस देना ना, कि उनको जो मेरे फादर ने मेरे साथ किया कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे जो मैं करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने बच्चों में भी ये कोशिश की है कि मेरे लोग बेटियों को भी मैंने जो बेटों की तरह बिल्कुल एक मैंने कोई डिफरेंस नहीं, बेटा बेटी में मैं कोई फ़र्क नहीं रखा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे वो बेनिफिट दे रही है चीज़ कि जो है मेरी बच्चियाँ भी बेटे की तरह ही मेरे साथ हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा टास्क जो है ये मैं अकेला नहीं कर सकता था। तो मेरे भाई मेरे साथ बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे जो पर्टिकुलरली मेरे से छोटा भाई जो है वो तो वैसे बिल्कुल मेरे साथ एक साथी की तरह, एक दोस्त की तरह खड़ा होता है। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बाकी सारे भाई फाइनेंशियल भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरी जो फैमिली है वो मुझे जो है ना ओवरऑल बच्चों की तरफ से देखें, बीवी की तरफ मैं आपको बताया कि एक्सेलेंट किस्म की कोऑपरेशन है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ये जो है ना इसको फॉर लाइफ, ये जो हमारा ट्रस्ट बनाया हमने वालदा के नाम पे, आयशा बशीर ट्रस्ट, जिसके अंडर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, जितनी सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि अल्लाह ने शायद कबूल कर लिया है इसको, क्योंकि ये रहेगा माशाल्लाह, इंशाल्लाह फॉर लाइफ माशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी भी आप दुआ है कि इंशाल्लाह आप इसमें बहुत कामयाब हो, क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे तो अल्लाह पाकिस्तान से ये जो क्लेफ्ट लिप वाली जो बच्चे पैदा होते हैं उनको एक बहुत रिलीफ मिलता रहेगा। इंशाल्लाह। लास्ट में आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो प्लीज़ उधर देख के डायरेक्टली कैमरा की तरफ। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ज़िंदगी है वो एक बड़ी लिमिटेड है। देखें, मुझे अब पता नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है कल की बात है, मेरी 62 ईयर्स एज है, लगता है कल की बातें हैं कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं मेडिकल कॉलेज में था यार। तो इसमें वक्त तो थोड़ा है, लेकिन जब आप इसमें कोई मिशन अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई ऐसा मकसद बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी का, तो वो आपकी ज़िंदगी फिर मीनिंगफुल हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इज़्ज़त है वो पैसे से भी बहुत बड़ी चीज़ है। और ये इज़्ज़त, तो अल्लाह ने कहा ना कि जो इज़्ज़त है वो सब जान लें कि ये अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक बंदों के लिए है। तो जो अल्लाह के लिए काम करने वाले हैं, ये इज़्ज़त सब उनके लिए है। और ये आपने शायद आप जानते भी हों, देखा भी होगा, जिसका वो बहुत बड़ा पैसा है, शायद आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते होंगे। और बाज़ जिसके पास पैसा शायद इतना ना हो, लेकिन आप उसकी इज़्ज़त करते हैं। ये रिज़्क में सबसे बड़ी चीज़ इज़्ज़त है। तो ये जो है ये मिलती है अल्लाह की राह में। ये जो है दुनिया में नहीं मिलती, और दुनिया के कामों में जो है ना, ठीक है बहुत पैसा आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप खुद अपने दिल से देखें कि आप इज़्ज़त किसकी करते हैं। तो ये अपने आप को आप ज़िंदगी में इज़्ज़तदार बनाएं, मालदार की ज़रूरत नहीं इतनी होती। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत मैसेज है ये। और मैं हर दफ़ा जो भी हमारा गेस्ट यहाँ पे आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका मिलता है कि मैं इस तरह के लोगों से मिल सकूँ, सीख सकूँ, इंस्पायर हो सकूँ, और सिर्फ मैं खुद नहीं, आप लोगों तक ये इनका पैगाम ला सकूँ, इनकी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को ताकि पता चले, ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो और आपको पता चले कि जो हमारे रियल हीरोज़ हैं वो केप्स नहीं पहनते, और वो रियल हीरोज़ हैं वो कौन है। तो ये लोग हैं जो हमारे असल में हीरोज़ हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, मुझे इजाज़त दीजिएगा, विद समबडी एल्स, विद समबडी न्यू, समबडी who's also made a difference. See you next time. Take care. Allah Hafiz.